सबसे पहले बात कर लेते हैं। हुकूमत ने सनती शहर फैसलाबाद को नजरअंदाज कर दिया। फजाई आलूगी के दुरुस्त अदादुशुमार इकट्ठे करने के लिए फैसलाबाद में 28 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन की जरूरत, मगर महकमा माहौलियात के पास सिर्फ एक एयर पॉइंटर, वो भी 1 साल से बंद। एयर मॉनिटरिंग स्टेशन की मरम्मत के लिए हुकूमत को खत लिखे लंबा अरसा गुजर गया, मगर एयर पॉइंटर मुरम्मत ना हो सका। आलूदगी की मिकदार कैसे जांची जाए, मॉनिटरिंग कैसे होगी, एयर पॉइंटर कब ठीक होगा, किसी से कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता रही हैं, हुकूमत ने सनती शहर फैसलाबाद को नजरअंदाज कर दिया। फजाई आलूदगी के दुरुस्त अदादुशुमार इकट्ठे करने के लिए फैसलाबाद में 28 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन की जरूरत, मगर महकमा माहौलियात के पास सिर्फ एक एयर पॉइंटर, वो भी 1 साल से बंद है। एयर मॉनिटरिंग स्टेशन की मरम्मत के लिए हुकूमत को खत लिखे लंबा अरसा गुजर गया, मगर एयर पॉइंटर मुरम्मत ना हो सका। आलूदगी की मिकदार कैसे जांची जाए, मॉनिटरिंग कैसे होगी, एयर पॉइंटर कब ठीक होगा, किसी से कोई जवाब नहीं मिला। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सनती शहर है और बाईपास से बाहर तक जो है वो सनत फैली हुई है, जहां पर दर्जनों एयर पॉइंटर्स जो है उसकी ज़रूरत है। हमारे साथ दूसरे डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मौजूद हैं, थोड़ा से बात भी करते हैं। सर, ये बताइएगा, फैसलाबाद कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, इस शहर में एयर पॉइंटर्स की तादाद जो है वो कितनी होनी चाहिए ताकि इसका हतमी तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो देखा जा सके? इसमें मिनिमम 28 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 होने चाहिए। वो भी वहाँ पे इंस्टॉल हों जहाँ पे क्लस्टर इंडस्ट्री का। वो जब उनका डाटा शाम को कलेक्ट होता है तो हेडक्वार्टर हमारी लैब है लाहौर में, तो वो उसे कंपाइल करते हैं, उसके फार्मूले हैं, तो वो 5 फार्मूले लगाते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं और फिर एक एवरेज रिपोर्ट जो है वो जारी होती है। बाकी शहर में एक आध पॉइंटर लगा हुआ है या सैटेलाइट से कहीं से भी लोग वो उठा लेते हैं, वो फिगर एग्जैक्ट नहीं है, वो टोटली फेक होती है। क्योंकि ये एयर क्वालिटी पॉइंटर जो है यहाँ पे जो ये एक पॉइंटर फिगर दे रहा है वो एग्जैक्ट नहीं होती, उसकी कैलकुलेशन है। उसको फिर जब वो कैलकुलेट करते हैं, फार्मूले लगा के करते हैं, तो फिर आता है AQI एग्जैक्ट कितना है। तो हमारी तो मोस्टली अब अल्लाह का करम कि इंडस्ट्री जो है वो फैडमक में चली गई है, और दूसरी मोस्टली अभी अलामा इकबाल सिटी में भी लोग बहुत तादाद में जा रहे हैं। जो एक एयर क्वालिटी एक पॉइंटर है वो भी ख़राब है, तो उसके हवाले से भी कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि उसको जो है वो ठीक करवाया जा सके? वो उसकी कास्ट जो है, जो अभी मैंने लेबार्ट्री से पूछा है, फैसलाबाद में जो लेबार्ट्री हमारी एनवायरनमेंट की, वो उनकी सरबराही में चल रहा है। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी वो उसमें प्रॉब्लम्स हैं और उसकी तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ कास्ट है उसकी रिपेयर के लिए, और ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर से करें तो नया भी मिल जाता है। तो ज़ाहिर है नया तो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ही चलेंगे, तो प्राइवेट जहाँ पे इंस्टॉल कोई नहीं कर रहा। अगर तो ये चैम्बर वाले, एप्टमा वाले मिल के कुछ पॉइंटर लगाएं, लेकिन वो ज़ाहिर है रिजल्ट तो उनके खिलाफ आएंगे, तो इसलिए उनको तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो गवर्नमेंट अपने तौर पे करे, अगर हमें साइंटिफिकली ये इसको मैयर करना है तो वो उसमें सबसे बड़ा इशू तो यही है। तो जबकि 43% 43% जो है वो स्मोग में से गाड़ियों का है जो शहर के अंदर चल रही हैं। तो उसमें तो अगर सजेशन है, मैंने CTO साहब को लेटर भी लिखा है कि आप सब अपने वार्डन्स को डायरेक्शन दें कि वो धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। 43% वो है, 7% भट्ठे हैं, 17% इंडस्ट्री है और बाकी मिसलिनियस है मुख्तलिफ कैटेगरीज की। तो ये 100% स्मोक बनता है। तो बारिश हुई है, उससे हुई तो थोड़ी है, लेकिन एक दफ़ा अगर अच्छी बारिश होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 500 भी है तो वो आपका 50 पे आ जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बारिश अगर होती है आने वाले दिनों में तो उससे फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा, इनका कहना है। गाड़ियां जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, सिटी को भी लिखा है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है उसके मैयर करने के लिए जो है वो जो सनतकार हैं फैसलाबाद के वो भी ताउन कर सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो चूंकि उनके खिलाफ जाएगा इसलिए कोई भी ऐसा शोबा मौजूद नहीं। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद FWMC की अदम तवज्जी, नहर को कूड़ेदान बना दिया गया। अब्दुल्ला पुल, कोरिया वाला पुल, समनाबाद से कूड़ेदान और डंपिंग गायब। शहरी नहर में कूड़ा फेंकने लगे हैं, नहर से इंसान और जानवर की लाशें मिलने लगी। कौन करेगा शहर को साफ, शहरियों की दुहाई। आपको बताते चले, फैसलाबाद FWMC की अदम तवज्जी, नहर को कूड़ेदान बना दिया गया। अब्दुल्ला पुल, कोरिया वाला पुल, समनाबाद से कूड़ेदान और डंपिंग गायब हैं। शहरी नहर में कूड़ा फेंकने लगे हैं, नहर से इंसान और जानवरों की लाशें भी मिलने लगी हैं। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइए।
जी बिल्कुल, वैसे तो शहर गंदगी की माजगा में तब्दील हो चुका है। ऐसे में फैसलाबाद की एक ही खूबसूरती थी, वो फैसलाबाद की नहर है जो अब कूड़ादान में तब्दील हो चुकी है। और इस वक्त मौजूद है हम फैसलाबाद कोरियांवाला पुल में, और कोरियांवाला पुल अब्दुल्ला पुल में जो कूड़ेदान हैं और डंपिंग हैं वो गायब हो चुकी हैं, और FWMC अमले की अदम तवज्जो के बायस शहरी नहर में कूड़ा फेंकने पर मजबूर हैं और नहर को कूड़ादार बना लिया है, जिसकी वजह से शहर भर में बीमारियां जन्म ले रही हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या वजह यहाँ पर कोई कूड़ेदान नहीं है, डंपिंग नहीं है, नहर है? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। अच्छा, ये यहाँ पर कब से नहीं है, डंपिंग वगैरह नहीं है, क्या वजह है? ਕਦੋਂ ਵੀ ਲੰਘੋ ਤੇ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਂਸ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਸ ਇੰਨੀ ਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਤੇ क्या वजह है कि आप बताएं कि यहाँ से सुनने में आया कि लाशें भी बरामद होती हैं जानवरों की? ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਲਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਕੱਢਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਪਰਾਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਲਾਸ਼ ਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਰੀ ਆ, ਨਿਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। इंतजामिया को कहो, कहते वास वाले का काम है, वास वाले को वो कहते कूड़े वालों का काम है। ना कोई इधर आता है ना ये निकालते हैं। हमारी आला काम से अपील हैगी है कि सफाई जल्द जल्द करवाई जाए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें फैसलाबाद अब्दुल्ला पुल और कोरियां पुल में जो है वो नहर जो है वो गंदगी के माजगा में तब्दील हो चुकी है। मेरा कैमरामैन दिखाया जा सके, यहाँ पर ये बकरों की जो है वो लाशें और लाशें भी पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर शहर भर का कूड़ा पड़ा हुआ है। शहरियों ने नहर को कूड़ेदान के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है, और यहाँ पर ये फैसलाबाद का ये जो खूबसूरती नहर थी वो गंदगी की अमाजगाह में तब्दील हो चुकी है। लेकिन ताहाल यहाँ पर FWMC की जानब से कोई भी डंपिंग या कूड़ेदान नहीं रखे गए, जिसकी वजह से फैसलाबाद की शहर नहर कूड़ादान बन गई है। इमरान असलम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। महंगाई के दौर में शहरियों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। एक तरफ गैस की किल्लत तो दूसरी तरफ लकड़ी और कोयले की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया। एक माह के दौरान लकड़ी 300 रुपए फी मन महंगी हुई। महंगाई के दौर में शहरियों के लिए खाना पकाना मुश्किल है। एक तरफ गैस की किल्लत है, जबकि दूसरी जानिब लकड़ी और कोयले की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया। एक माह के दौरान लकड़ी 300 रुपए फी मन महंगी हुई है। बात करते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताइए। सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। ऐसे में RLNG या LNG या LPG गैस इस्तेमाल की जाती है, और LPG गैस की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफे की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो कि मुतबादल ईंधन यानी लकड़ी और कोयला इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में सर्दी की शिद्दत और सर्दी की लहर बढ़ने के साथ साथ कोयले की कीमतों में भी इजाफा हो गया, और इसके साथ साथ लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक महीने के अंदर फी मन लकड़ी के अंदर 300 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि कोयले की कीमत भी 10 रुपये फी किलो महंगी होकर 80 रुपये फी किलो पर कोयला जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा, क्या कहेंगे? गैस की लोड शेडिंग है, उसकी वजह से कोयला जलाते हैं, क्या कहेंगे सवाल है? सर ये है कि सुबह सुबह काम पे जाना होता है, अब जब चूल्हे का मुंह देखते हैं तो गैस आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती। अब आंखों देखा हाल है, एक महीने के अंदर अंदर 300 रुपये पे चला गया जी फी मन जो है कोयला। 300 रुपये ज़्यादा हो गया, पहले 900 था, अब 1200 हो गया। अब खाएंगे तो क्या खाएंगे? बिल्कुल, इस वक्त शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ जैसे उन्होंने बताया कि कोयले की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि मुतबादल ईंधन की कीमतों में कम से कम कमी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं, फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की किल्लत है। आटा, चीनी, घी कुछ भी दस्तयाब नहीं। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की किल्लत हो गई है। आटा, चीनी, घी कुछ भी दस्तयाब नहीं। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइए।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्द-ओ-नोश की शदीद किल्लत है। घी हो, चीनी हो या फिर आटा हो, कुछ भी यूटिलिटी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद जो आम शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कि जब भी कुछ चीज़ लेने आते हैं तो यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से जो यहाँ पर बैठे हैं वो कहते हैं कि पहले सामान दूसरा खरीदें फिर चीनी मिलेगी, लेकिन अभी चीनी भी नहीं, घी भी नहीं और आटा जो है वो भी दस्तयाब नहीं। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, सस्ती चीज़ें ना मिलने की वजह से क्या मुश्किलात हैं? वो कहते हैं जी 5-10 हज़ार रुपया लैके आओ फिर चीज़ मिलनी है, तो ना अपना रिक्शा चलाने ना 5-10 हज़ार हो ये होवे तो ना इन्हें कोई चीज़ लैके दो। 5-10 हज़ार की मतलब वो कह रहे हैं खरीदारी करें फिर चीनी मिलेगी? हाँ जी, खरीदारी करो तो फिर तुहानू चीनी मिलेगी। हाँ जी, तो जे चीनी ले जाने तो आटा नहीं मिलता, जे आटा मिलता तो चीनी नहीं मिलती, कोई चीज़ ही नहीं, कोई मज़ा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात। जी बिल्कुल, ना चीनी मिलती है ना आटा मिलता है, घी जो है वो भी शॉर्ट है और भी शहरी यहाँ पर मौजूद है। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे एशिया खुर्द-ओ-नोश की किल्लत को दूर करने के हवाले से? मेरा कोई चीज़ नहीं इतने स्टोर दे, बिल्कुल ना चीनी है ना घ्यो है। जी चीज़ गरीब आदमी ने खानी वो नहीं मिलती, दाल हर चीज़ में तो अग लगी है। ठीक है, जे कोई चीज़ लैन आइए वो कहते नाल खरीदो फरोख्त करो फिर चीनी मिलेगी, घी मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि चीनी जो है वो कोई चीज़ें दूसरे ख़रीदने के बाद ही मिलती हैं। आज जो है घी भी नहीं अवेलेबल, चीनी भी नहीं, आटा भी नहीं। मुतालबा ये किया जा रहा है कि अशिया खुर्द-ओ-नोश की किल्लत से शहरी परेशान हैं। फजील अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब बात करते हैं, ओमिक्रॉन वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों को रेड अलर्ट जारी कर दिया। ओमिक्रॉन वायरस का शिकार मरीजों के लिए अलहदा वार्ड बनाने, मेडिकल ऑक्सीजन, अद्वियात की फराहमी के अहकामात जारी कर दिए हैं। ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों को रेड अलर्ट जारी कर दिया। ओमिक्रॉन वायरस का शिकार मरीजों के लिए अलहदा से वार्ड बनाने, मेडिकल ऑक्सीजन, अद्वियात की फराहमी के अहकामात जारी किए गए हैं। बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार बताइए। हाँ जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इंतजामिया की जानिब से टीचिंग अस्पतालों के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो इंतजामिया है, उन्हें रेड अलर्ट ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से जो है जारी कर दिया गया है। और इस सिलसिले में इकदाम करने के हवाले से जो है हदायत की गई है कि अस्पतालों में जो है इकदाम किए जाएँ। कौन कौन से इकदाम किए जाएँ, और हमारे साथ डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या हदायत जारी की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेड अलर्ट के बाद हमने रैंप अप प्लान जो है ऑलरेडी हमने तैयार कर लिया है, जिसमें हमने बेड्स की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया और ऑक्सीजन को अपग्रेडेशन में ले गए हैं फौरी तौर पे, जिसमें एक हमारा नया टैंक जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, इन प्रोसेस है। फर्दर आवाम से गुजारिश है कि वो वैक्सीनेशन का अमल जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएं, SOPs पर अमल करें और होपफुली हम इससे कोप अप कर लेंगे। ये बताएं कि अलहदा से वार्ड बनाने की हदायत की गई है कि ओमिक्रॉन वायरस के मरीजों के लिए अलहदा से वार्ड बनाया जाए जहां पे आम अफराद जो हैं वो ना जा सकें। यस, हमारे पास ऑलरेडी एक वार्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसे ही हमने दोबारा फंक्शनल कर दिया। इकबाल वार्ड, जी इकबाल वार्ड उसे दोबारा, हाँ जी, उसे हमने फंक्शनल कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, इकबाल वार्ड में जो है ओमिक्रॉन अगर वायरस के खुदा न खास्ता मरीज़ आते हैं तो उन्हें वहाँ पे इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो फराम की जाएंगी। इसके अलावा दीगर जो हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की गई है। अस्पतालों को रेड अलर्ट जारी कर दिया। अज़ादार अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ओमिक्रॉन वायरस की ही बात करते हैं। महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। टोबा टेक्सिंग DHQ अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम करके बेड्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। टोबा टेक्सिंग में DHQ अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम करके बेड्स की तादाद में इजाफा कर दिया। बात करते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ओमिक्रॉन वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है और महकमा सेहत ने भी अलर्ट जारी कर दिया। टोबा टेक्सिंग में भी महकमा सेहत ने अलर्ट जारी करते हुए तमाम तर अस्पतालों के जो MSS हैं उनको हदायत जारी की कि वो अपने तौर पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लें। DHQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग में किस किस्म के इंतजामात हैं और डॉक्टरों को क्या हदायत जारी की गई हैं, इसी हवाले से MS डॉक्टर शबाब आलम से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि अभी ओमिक्रॉन वायरस जो वो सर उठाने लगा, इस हवाले से अगर खुदा न खास्ता कोई केस सामने आते तो आप लोगों ने अपने तौर पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं? जी बिल्कुल, हमारी ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड तैयार है, उसमें कम से कम
24 बेड के करीब लगे हुए हैं। फ्रीली ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, टैंक लगा हुआ है। अभी मैंने फिजिशियन साहब से भी मीटिंग बुलाई है, रोस्टर तैयार हो गया है। किसी सबको हिदायत दी है कि कोई छुट्टी ना करे। कोई भी सस्पेक्ट पेशेंट हमारे पास एमरजेंसी में आता है तो फ़ौरन उसको आइसोलेट किया जाए और उसको मिलने जुलने पे पाबंदी की जाए और एट द अर्लीस्ट उसकी PCR करवाई जाए कि कंफर्मेशन हो सके कि ये कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके रिगार्डिंग मेडिसिन हमारे पास सारी की सारी अवेलेबल है। अलर्ट मैंने जारी कर दिया है। अल्लाह खैर रखे आगे। ये बताइएगा कि इस वक्त टोबर टेक्सिंग का DHQ अस्पताल बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर कोई कोरोना का कोई मरीज़ भी है इस वक्त? जी नहीं, इस वक्त हमारे पास कोई भी कोरोना का मरीज़ नहीं है। हमारी वार्ड पर तैयार पड़ी हुई है इस बारे में। जी बिल्कुल। डॉक्टर शबाब आलम का ये कहना है कि तमाम तरह स्टाफ से मीटिंग की है, डॉक्टर से मीटिंग की, उनको हदायत भी जारी की है, तमाम तरह अफराद की छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं। तो हम उनका ये कहना है कि DHQ अस्पताल में वाफर मिकदार में अद्वियात मौजूद हैं और उनके पास ऑक्सीजन का भी बेड्स की तादाद में इजाफा कर दिया है। मुबशर अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रवां साल का सूरज तेजी से गुरूब होने की तरफ गामजन। साल का इख्तितामी वक्त डाकुओं और चोरों के हाथों लुटने वालों के लिए नोहा ख्वां। फैसलाबाद के 5 में से मदीना डिवीजन जराइम के हवाले से सरे फहरिस्त रहा। इकबाल डिवीजन दूसरे, लालपुर डिवीजन तीसरे, सदर डिवीजन चौथे और जड़ावाला डिवीजन जराइम के हवाले से आखिरी नंबर पर रहा। मजीद किस डिवीजन में कौन सा जराइम ज्यादा हुआ, बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साल 2021 दुनिया भर की तरह फैसलाबाद में भी इख्तिताम की जानब गामजन है, मगर इख्तिताम के आखिरी 2 दिनों में रवां साल ने फैसलाबाद पुलिस के डिवीज़न्स की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। फैसलाबाद पुलिस के अदादो शुमार के मुताबिक फैसलाबाद में जराइम के हवाले से मदीना डिवीज़न सबसे सरे फहरिस्त रहा, जहाँ पर 12,391 मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि इकबाल डिवीज़न 10,222 मुकदमात के साथ दूसरे, लालपुर डिवीज़न 9,430 मुकदमात के साथ तीसरे, सदर डिवीज़न 7,238 मुकदमात दर्ज करने के बाद चौथे, जबकि जड़ावाला डिवीज़न 6514 मुकदमात के साथ आखिरी नंबर पर रहा। इसी तरह कत्ल के मामलात में अगर देखा जाए तो फैसलाबाद के लालपुर डिवीज़न में रवां साल 28, मदीना डिवीज़न में 85, इकबाल डिवीज़न में 99, जड़ावाला डिवीज़न में 85, जबकि सदर डिवीज़न में 75 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया। लालपुर डिवीज़न में 29, मदीना डिवीज़न में 54, इकबाल डिवीज़न में 101, जबकि जड़ावाला डिवीज़न में 86 और सदर डिवीज़न में 27 घर डकैती की वारदातें हुई, जिनमें शहरियों को करोड़ों रुपए मालियत के जो सामान है, नकदी, मोबाइल फ़ोन और जेवरात से महरूम किया गया। बत्ताखोरी की वारदातें होशरुबा तादाद में ज़्यादा हुई हैं। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल लालपुर डिवीज़न में बत्ताखोरी की 5 वारदातें हुई हैं, मदीना डिवीज़न में 22, इकबाल डिवीज़न में 2, जबकि जड़ावाला डिवीज़न में 14 और सदर डिवीज़न में बत्ताखोरी की 3 वारदातें हुई हैं। RPO फैसलाबाद का इस हवाले से कहना था कि नया साल का मतलब सिर्फ हिंसा बदलना है। पुलिस पहले भी अपना काम कर रही है और जराइम को कम करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आइंदा भी जराइम का काला कमा करने के लिए तमाम तरह वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाएगा। तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन झंग जोन की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ रवां माली साल में 14 कार्रवाइयां, 9 केसेस में टैक्स चोरी का तखमीना 306 मिलियन रुपए, जबकि 5 केसेस की तहकीकात ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। आपको बता रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन झंग जोन की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ रवां माली साल में 14 कार्रवाइयां की गई हैं। बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताइए। जी, डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू की जानिब से झंग जोन, जिसमें के झंग, टोबा और चिन्योट के अजला आते हैं, वहाँ पे सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ रवां माली साल के दौरान 14 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें जो 9 केसेस हैं उनकी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया है और 306 मिलियन रुपए इन सेल्स टैक्स चोरी के केसेस में रिकवरियाँ की गई हैं, जबकि जो दीगर 5 केसेस हैं उनकी तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हो सकी और जो मुतलका टैक्स गुजार थे उनकी जानिब से अपलेट ट्रिब्यूनल या फिर दीगर अदालती फोरम से रजू कर लिया गया, जहाँ पे केसेस की तहकीकात अभी चल रही हैं। इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इस हवाले से 14 कार्रवाइयाँ रवां माली साल के पहले 6 महीनों के दौरान झंग जोन में की गई हैं, जबकि बाकी जो
दीगर जोन उमैर है उनमें अजमत, भी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। माहौल दोस्त बसें पंजाब की सड़कों पर फराटे भरेंगी। पंजाब हुकूमत का आलूगी के खात्मे के लिए बड़ा प्लान। 3 अरब 60 करोड़ से पंजाब के लिए माहौल दोस्त बसें खरीदी जाएंगी। बसों की खरीदारी के लिए 14 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी खरीदारी के लिए मुफस्सल प्लान और मनसूबाबंदी करेगी। आपको बता रहे हैं, माहौल दोस्त बसें पंजाब की सड़कों पर फराटे भरेंगी। पंजाब हुकूमत का आलूगी के खात्मे के लिए बड़ा प्लान। बात करते हैं, अली रामे ने ज्वाइन किया है। अली बताइए। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में जो इको फ्रेंडली बसें उनकी खरीदारी के ऊपर बाकायदा एक आला सतह इजलास हुआ। इस इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान और वज़रा जो है बाकायदा शरीक थे। इस इजलास में जो बसों की खरीदारी के हवाले से बाकायदा एक प्लान वो पेश किया गया, क्योंकि ये पहले भी वज़ीर आला पंजाब इस पर मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन आज उनको आगाह किया गया कि बसों की खरीदारी का आखिर मामला कहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि अब इस पर प्रोजेक्ट पर कुछ एतराज़ात लगाए गए थे PND बोर्ड की तरफ से कि इस पर सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए फिजिबिलिटी और कंसल्टेंसी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया और साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा सूबाई वज़रा की सरबराही में एक नई कमेटी तश्कील दी है कि ये कमेटी आइंदा से जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से तमाम तर मामलात है वो ये देखेगी। अब इसमें सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जमां बख्त इसकी सरबराही करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर एनर्जी और वज़ीर माहौलियात और दीगर अफसरान वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। अब क्योंकि 3 अरब 60 करोड़ रुपए से ये बसें खरीदी जा रही हैं और इसमें फैसलाबाद में भी जो इलेक्ट्रिक और इको फ्रेंडली बसें, दोस्त माहौल बसें, आलूदगी को खत्म करने के लिए ये प्लान क्योंकि बनाया गया था। अब इन बसों की खरीदारी के अली लिए रामे, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। झंग में काश्तकारों की बजाय व्यापारियों की जानिब से खाद खरीद कर महंगे दामों फरोख्त करने का इंकशाफ। महकमा ज़राअत ने सूरत हाल पर कंट्रोल पाने के लिए कंप्यूटराइज्ड शनाख्त का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। कंप्यूटराइज्ड शनाख्त के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए ज़रूरत से ज़ायद खाद की खरीदारी करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। काश्तकार को मलकियती ज़मीन के मुताबिक ही यूरिया खाद की खरीदारी करने की इजाज़त होगी। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस बताइए। जंग में यूरिया खाद की जो है वाफिर मिकदार में सप्लाई के बावजूद जो है इसके डिमांड के अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसके बायस जो है महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए अहम इकदाम मुमकिन किए गए हैं। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन गुलजार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं महकमा ज़राअत के प्लेटफॉर्म? देखें जी, अल्लाह ताला के फजल करम से इधर सबसे पहले तो ये कि हम किसान से उसका रिकॉर्ड लेते हैं। लेने के बाद कंप्यूटर पे बाकायदा उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर एंटर करके देखते हैं कि उसके नाम पे रकबा कितना है, उसकी बतौर किसान रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अगर किसान रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, किसान कार्ड बन चुका है, उसके रकबा शो हो रहा है, तो उसको हम ओके कर देते हैं। सेकेंडली अगर नहीं है तो हम कहते हैं कि आप इसका कोई सबूत ले आएँ, गिरदावरी ले आएँ, कोई रिकॉर्ड ले आएँ। इसके अलावा अगर किसी ने ठेका लिया हुआ है तो ठेके का वो उससे कहते हैं स्टाम्प वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, मुतलका नंबरदार है, उसके ज़रिए से वेरिफिकेशन कर लें। कंप्यूटराइज सिस्टम होने की वजह से ये है कि कंप्यूटर पे जब हम रिकॉर्ड डालते हैं तो जो बार बार लोग खाद ले रहे हैं उनको फिर वेरीफाई करते हैं। वाकई अगर तो डिज़र्विंग है, उनका रकबा उतना ज़्यादा है तो उनको अलाउ कर दी जाती है। जो 2, 4, 5 एकड़ वाला पहले 3, 4 बोरियां या 5 बोरियां ले गया, अगर उसकी रेपिटेशन होती है तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जितने भी रेपिटेशन वाले लोग होते हैं उनकी हम अलग से लिस्ट बना के उनकी वेरिफिकेशन के बाद फिर लिस्ट जारी करते हैं। कहने के किसानों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जा रहा है ताकि जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोका जा सके। इस हवाले से अवैस खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मिडिल मैन का किरदार खत्म, यूरिया खाद सिर्फ काश्तकारों को मिलेगी। यूरिया खाद की तकसीम के लिए असिस्टेंट कमिश्नर का बड़ा फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस 18 हज़ारी में यूरिया खाद तकसीम काउंटर कायम। बात करते हैं अबू तराब तराबी से। अबू तराब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें, गंदम की फसल के लिए काश्तकारों को यूरिया खाद की फरहमी यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी की जानिब से नई हिकमत अमली तैयार की गई है और इस सिलसिले में महकमा ज़राअत के तावन से AC ऑफिस में जो है वो फ्रंट डेस्क फर्टिलाइज़र डेस्क कायम किया गया, जिसमें लैंड रिकॉर्ड अमला की वेरिफिकेशन के बाद ही काश्तकारों को उनकी अराजी के हिसाब से खाद की अजरा किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सजाद महमूद बाबर की जानिब से काश्तकारों को यकीन दहानी करवाई गई है कि मिडल मैन का किरदार ख़त्म किया जाएगा और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत या सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। सजाद महमूद बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, नई हिकमत अमली जो है वो किस हद तक मौसर साबित होगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मुशाहिदे में आया है कि कुछ लोग बार बार आके खाद ले जा रहे हैं और जो सही हकदार है उनका हक मारा जा रहा है।
इस सिलसिले में मैंने ये किया है कि ADLR साहब को ऑन बोर्ड लिया है, फ्रंट डेस्क कैम्प कर दिया है। जो भी बंदा आएगा यहाँ अपना नाम, ID कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड करवाएगा, उसको हम राजी रिकॉर्ड सेंटर से वेरीफाई करेंगे कि क्या उसको उतनी ज़रूरत है भी, क्योंकि ये भी देखने में है कि 16 एकड़ और 80 बोरी की वो डिमांड कर रहा है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला वेरिफिकेशन होती जाएगी, ज़िम्मेदारों से आज मैंने बड़े इज्तिमा से मीटिंग की है, वो इस चीज़ पे एग्री हैं। जो ठेकेदार साहबान हैं जिन्होंने रकबे ठेके लिए हैं बड़े लैंडलॉर्ड्स के, उसके लिए मैंने एक तो जो उनका असल मालिक का ID कार्ड होगा, जो इन्होंने मुस्ताजरी नामा लिया है वो स्टाम्प अपनी कॉपी जमा करवाएंगे, उसकी मैं जिम्मेदार की होल्डिंग देख के उस हिसाब से उन्हें गंदम यूरिया फराहम करूंगा। अबू तराबी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद 1 जनवरी से डिजिटल गिरदावरी मुकम्मल करने की हिदायत। दूसरी जानिब अभी तक सिर्फ 60% डाटा कंप्यूटराइज्ड हो सका। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से सुस्ती का मुजाहरा किया जाने लगा है। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइए। बात की जाए रेवेन्यू काम की जानब से तो यहाँ पर यह तय किया गया था कि डिजिटल गिरदावरी की जाएगी और इस सिलसिले में 100% यकीनी बनाया जाएगा 31 दिसंबर तक, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% तक हो सकी है। क्या वजूहत है यहाँ पर लीगल एडवाइज़र से जानते हैं। जी इमरान साहब बताइएगा, डिजिटल गिरदावरी 100% क्यों नहीं हो पा रही? देखिए अब्दुर्रहमान भाई, आपको एक इल्म में ये बात तो बहुत अच्छी तरह है कि ये पहली मरतबा डिजिटल जो है गिरदावरी की जा रही है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और पटवारी हज़ात बड़ी मेहनत के साथ ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ ये भी आ जाते हैं कि बाद का अगर किसी बंदे से कोई डाटा लेना है ज़िम्मेदार से, तो वो थोड़ा सा इस मामले में खौफज़दा होता है कि ये जो डिजिटल हो रही है इसमें क्या है, मुझे इसमें कोई नुकसान का अंदेशा तो नहीं है। और इसमें एक सहूलत तो पटवारी हल्का ये भी दे रहे हैं कि वो मौके पे मुतलका उस गांव में चले जाते हैं, उसमें ऐलान करवा देते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। जो कुछ लोग बाअसर रसूख वाले होते हैं या नंबरदार होता है उसे कहते हैं लोगों को इकट्ठा करें। तो इस सिलसिले में पूरी कोशिश डिपार्टमेंट भी कर रहा है, ज़िला इंतज़ामिया भी कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके, और एक बार ये कंप्लीट होगी तो इसके जो पॉजिटिव नताइज हैं वो सारा शहर उससे मुस्तफ़ीद होगा, उससे तमाम किसान मुस्तफ़ीद होंगे, उससे जितने ज़िम्मेदार हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। तो नो डाउट के टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये होपफुली कि बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जिस हवाले से इंडिया दिया जा रहा है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा डेडलाइन से, लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाएगा। अभी तक सिर्फ 60% डाटा कंप्यूटराइज्ड हो सका। अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। साल 2021 के इख्तिताम के साथ ही बल्दियाती इदारे भी अंजाम को पहुँच गए। बल्दिया चिन्योट का अलविदाई इजलास बल्दियाती नुमाइंदे बोझल दिल के साथ गुज़िश्ता और मौजूदा हुकूमत को कोसते रहे, कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया गया। बात करते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। वकार बताइए। जी साल 2021 अख्ताम पजीर होते ही बल्दियाती नुमाइंदों की जो मुद्दत है वो भी ख़त्म होती जा रही है। आज बल्दिया चिन्योट का आखिरी इजलास मुनक्कद हुआ है और 31 दिसंबर से ये तमाम जो इदारे हैं गैर फ़ाल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ बल्दियाती जो यहाँ के चेयरमैन हैं, जो बल्दिया के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं और काउंसलर्स यहाँ पर मौजूद थे। उनसे हम बात करते हैं कि उनका ये सारा पीरियड, सारा टेन्योर कैसा गुजरा। मुख्तलिफ हुकूमत आपके 2 साल वैसे खा गई, फिर अब आपका ये टेन्योर ख़त्म हो रहा है। आपको जितना भी वक्त मिला है कोई काम मुकम्मल हो सके हैं जो आप करना चाहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकल गवर्नमेंट का इदारा पूरी दुनिया में जो आवाम की जो सहूलियात देने में के लिए होते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे गलियों सड़कों का मोहल्ला जात का या पार्क्स वगैरह सफाई के मामलात, उसके लिए होता है। लेकिन हमें जो अरसा मिला है हम उस अरसे में वो खिदमत नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी या जो हमें दिया गया हमारे कानून में। हुकूमत ने हमारी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले 1.25 साल हमें हलफ नहीं लिया गया, पहली हुकूमत जो थी इससे। फिर हमें जब दिया गया तो इख्तियार इतने नहीं थे और फिर हम इतने ज़्यादा फंड्स जो हैं वो अपने शहर पर नहीं लगा सके, बंदिशें बहुत ज़्यादा थी, सफाई के लिए मशीनरी हमारे पास पूरी नहीं है। मशीनरी तो दूर की बात है, जो मैन पावर है वो हमारे पास इतनी कमी है कि आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं लेकिन वो काम करने की लेबर जो है वो हमें दस्तयाब नहीं है। चेयरमैन बल्दिया माहिर हालत भी हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर साहब, आप यकीनन बोझल दिल के साथ जा रहे हैं कि आपको काम नहीं करने दिया गया, क्या आज कहना चाहेंगे? ज़रा दिल खोल के बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो हमेशा बादशाहत अल्लाह पाक की है, कोई उसके आगे पर भी नहीं मार सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी हुकूमतें ये छोटी हुकूमतों को अच्छा नहीं समझती। पहली हुकूमत थी उसने भी यही रवैया रखा, जब दूसरी आई तो उन्होंने तो उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन अदालत की वजह से फिर उन्हें हमें टाइम थोड़ा देना पड़ा, लेकिन हमने जो करना था कुछ भी नहीं कर सके, जो हमें करना चाहिए था ना, ये जो हम लोगों की तवक्कुआत का ब्यूरो चीफ पूरा वकार घुम्मन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। को लिए चलते हैं फेस्को हेडक्वार्टर में, जहां फील्ड स्टाफ को नई गाड़ियां फराहम करने के हवाले से तकरीब जारी है। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। वेरिएंट सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई और इस पूरी कमेटी में, जिसमें कि एससी फर्स्ट सर्कल जनाब सईद साहब, हमारे एडिशनल डीजी एडमन अतर अयूब साहब, एडिशनल डीजी मटेरियल मैनेजमेंट जनाब शाहिद साहब, इन्होंने भरपूर किरदार अदा करते हुए गाड़ियों की खरीदारी में मदद की। इसी तरह से हमारे डायरेक्टर जनरल एचआर एंड एडमन नसर हयात मेकन साहब और अतर अयूब साहब, एडिशनल डीजी एडमन, ने भी ट्रांसपोर्ट सेक्शन की हर फोरम पे, हर मोड़ पे खूब रहनुमाई की। बिलखसूस अतर साहब और हमारे साथी आबद रशीद साहब, इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। ख़ास तौर पे हमारा मौक़िफ़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हर कमेटी में, सब कमेटी हो या मेन कमेटी में, बहुत अहम और वाइटल रोल प्ले करते हुए हमारी ज़रूरियात के पेश नज़र हमारे के मसाइल बयान किए और गाड़ियों की अशद ज़रूरत को वहाँ पे ब्रीफ किया और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शफ़क़त फरमाते हुए हमें इन गाड़ियों को ख़रीदने की इजाज़त दी। गाड़ियों की इस ख़रीदारी के मामले में मेरे चंद साथी अफसरान, जिनकी खिदमत भी काबिल सताइश हैं और मैं आज उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जिनमें अहमद अली शाह साहब एक्सीएन TRW, अतीक साहब डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस और फरहान साहब असिस्टेंट डायरेक्टर मटेरियल मैनेजमेंट, जिनके पास डिप्टी डायरेक्टर मटेरियल मैनेजमेंट का भी चार्ज है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने कानूनी तकाज़ों को पूरे करते हुए दिलचस्पी और मेहनत से गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल करवाई और केस शुरू होने से लेकर आखिरी मराहिल तक, खा वो BOD की कोई क्यूरी हो, कोई एजेंडा हो या इससे मुतल्लिका प्रेजेंटेशन हो, नीज़ हर लिहाज से हमारी मदद की। और इसी तरह से डायरेक्टर MM शाहिद साहब ने भी अपना मुस्बत रोल अदा करते हुए प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को जल्द मुकम्मल करवाया, जिससे के नतीजा ये है कि आज हमारे सामने गाड़ियां मौजूद खड़ी हैं। जनवरी 2020 में मुझे ट्रांसपोर्ट सेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई तो फेस्को ट्रांसपोर्ट फ्लीट में 728 गाड़ियां मौजूद थीं और आपको ये बात सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि इन 728 गाड़ियों में सिर्फ 5 गाड़ियां ऐसी थीं जो विद इन द यूजफुल लिमिट थी, यानी कि उनकी आउटेज लाइफ कंप्लीट नहीं हुई थी। बाकी जो 723 गाड़ियां वो अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर चुकी थी, जो कि 10 साल होती है एज पर वापडा ट्रांसपोर्ट रूल। इंतहाई नगुफ्तबे हालत थी। फिर हमने मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने के बाद 23 गाड़ियों का 2020 में फर्दर इजाफा किया मैंने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चिन्योट में फेस्को की सुस्ती, अंदरून शहर में आर्जी तौर पर बिजली सप्लाई के लिए दर्जनों ट्रांसफार्मर ट्रॉलियों को मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब कर दिया। अहले इलाका कहते हैं 4 माह से गली के कोने पर ट्रांसफार्मर ट्रॉली नस्ब है। गुज़िश्ता रोज इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस गली में नहीं जा सकी, राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। बाबर मुनीर से बात करते हैं। बाबर, बताइए। वजना गफलत के बायस से अंदरून शहर में और मेन शाहराहों पर मुख्तलिफ जगहों पर
जो है वो फेस्को ट्रालियाँ जो है वो नस्ब कर दी गई हैं, जिस वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो भी उन ट्रालियों में रखे हुए हैं और रोड पर ये ट्रालियाँ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी हैं, जिस वजह से आए रोज़ हादसात भी जो है वो बढ़ रहे हैं। रोड पर पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम अंदरून बाज़ार में और मुख्तलिफ जगहों पर ये जो ट्रालियाँ रखी गई हैं, ये बिजली सप्लाई जो है वो एमरजेंसी की सूरत में उसको चालू करने के लिए लगाई जाती हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 3 से 4 महीने गुजर गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ये ट्रालियाँ मुस्तकिल तौर पर जो है वो नस्ब कर दी गई हैं। अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, ट्रालियों के खड़े होने की वजह से किन पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है मुख्तलिफ इलाकों की वजह से ना। जिस तरह के ये देखो कि अभी रखी हुई है नुक्कड़ के ऊपर, तो हम इतने परेशान हैं, अगर किसी ने आना जाना है तो बड़ी परेशानी बढ़ रही है। अब पोल खाली पड़े हैं और फेस्को वालों के काम देखो, इतने दिन से हम परेशान हैं। 2-3 दफ़ा यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, तो बड़ा नुकसान है। मुख्तलिफ इलाकों की वजह से ना हमारा भी इन्होंने यही काम किया हुआ है। ट्राली क्यों रखी हुई है जब जगह जो बनी हुई है, पोल वगैरह पड़े हुए हैं, हम बड़े परेशान हैं। एम्बुलेंस वगैरह अगले दिन भी एम्बुलेंस आई है तो हम बड़े परेशान हुए हैं। हमारा मरीज था, हमारे यहाँ पे घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बड़े परेशान हैं इनसे, फेस्को वालों से। बिल्कुल जी, अहले इलाका मुतालबा कर रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ भी जब उन्हें जो है वो 1122 सर्विस चाहिए थी तो एम्बुलेंस जो है वो। बाबर मुनीर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बाद आपको झंग से बताते हैं, असातिज़ा के तबादलों की दरख्वास्तों की स्क्रूटनी शुरू। जिला झंग से मजमूई तौर पर 627 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 334 दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के बाद 3 दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। 293 दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल भी मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। दरख्वास्तों को असातिज़ा तलबा शरह को मद्देनजर रखने को चेक किया जा रहा है। असातिज़ा के तबादलों की दरख्वास्तों की स्क्रूटनी शुरू हो गई। जिला झंग से मजमूई तौर पर 627 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 334 दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के बाद 3 दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। 293 दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल भी मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। दरख्वास्तों का साथ तलबा शरह को मद्देनजर रखने को चेक किया जा रहा है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के लिए अच्छी खबर, रेगुलराइजेशन एक्ट में तरमीम का बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। असातिज़ा को PPSC के इंटरव्यू की शर्त के बगैर ही मुस्तकिल कर दिया जाएगा। जहांगीर अशरफ से बात करते हैं। जहांगीर, बताइए। जी, पंजाब भर के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स का एहतजाज जो है वो रंग लाया है। अच्छी खबर सामने आई है, उनके लिए पंजाब असम्बली में तरमीमी बिल जो है उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से वो पेश कर दिया गया है, जिसमें शर्त जो है PPSC की वो ख़त्म करके इनको रेगुलर बगैर किसी कंडीशन के करने का जो है वो हवाला दिया गया है। उसमें पंजाब भर के 10,000 से ज़ायद असातिज़ा और जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ये डिमांड थी कि वो चूँकि रेगुलर होने की मुद्दत पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल थी, लेकिन उनको 5 साल कॉन्ट्रैक्ट में मुकम्मल हो चुका था, लेकिन ताहाल उनको मुस्तकिल नहीं किया गया था और उन पर PPSC के इंटरव्यू की शर्त आयद की गई थी, जिस पर बनी कला समेत मुख्तलिफ जगहों पर असातिज़ा की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसमें वज़ीर कानून राजा बशारत ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि उनके हवाले से तरमीमी बिल जो है रेगुलराइजेशन एक्ट का वो पेश किया जाएगा, जो कि बिलाखिर पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है, जिसमें तमाम असातिज़ा जो कि 16वें स्केल में भर्ती हुए थे 2016 और इससे पहले उनको बगैर PPSC की शर्त के मुश्किल करने का जो है वो अज़म ज़ाहिर किया गया है। और इसके साथ साथ जो कंडीशन थी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से कि उनको भी PPSC के इंटरव्यू से गुजरना होगा, उस शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है। और इस हवाले से जो तरमीमी बिल है उसके पास होने के बाद पंजाब भर के 10,000 से ज़ायद जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं उनको बगैर किसी शर्त के बगैर किसी कंडीशन के मुश्किल कर दिया जाएगा। और इस हवाले से यकीनी तौर पर उन तमाम असातिज़ा का एहतजाज रंग लाया है जिन्होंने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया था। जहांगीर, अपडेट करने के लिए